कि आज अगर 1 मिनट को अगर राष्ट्र या देश या प्रधानमंत्री घोषित कर दे हाँ भाई वो सब शहीद वो थे तो खत्म हो जाए, तो कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, तो कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। लेकिन मैं अब जो समझ रहा हूँ स्थिति, मैं नहीं जानता कि देश की क्या स्थिति है, ये देश को क्या डर है, क्या भय है, क्या बंधन है, या भाई हो सकता है सब पॉलिटिकल मामला बहुत बड़ा मामला है, हो सकता है वो लोग भी नहीं समझ पाए कि क्या मामला क्या है। जब छप गया ये रात में और सब मैंने बंटवा दिया, उसको ही कर दिया, तो रात में मैं 3 बजे आके मैंने सीता सिंह को फोन किया कि भाई साहब मैंने एक चीज छाप दी, अब जाके उसको आप संभालिए। तो अब संभाला क्या उन्होंने उसी दिन से विरोध मेरा चालू कर दिया। सारे अखबार लोकल मेरे ऊपर गुस्सा गए, नवभारत टाइम्स या जो भी थे सब मेरे खिलाफ बोलना शुरू हो गए। घर वाले बोलते रहे नहीं है, नहीं बोलने से कैसे होगा, हम इतने सबूत आ रहे हैं, उसको आप काटो, आप ला के दो किसी को। वो नहीं थे तो कौन था, आप बोलो ना कि कोई था, कुछ तो पता लगा, पुलिस पता लगाओ। अरे एक तो डंडा मार के पुलिस तुरंत पता लगा लेती है, इसने मारा, इसका घर यहाँ है वहां है, सब मर्डर पता नहीं, अब पता ही नहीं लगा। गुमनामी और गुमनामी बाबा, ये टर्म सबसे पहले जिन्होंने सामने लाया था, सबसे पहले ये बात दुनिया के सामने जिन्होंने लाया था, उनका नाम था जर्नलिस्ट अशोक टंडन। आज से करीब 40 साल पहले जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये खबर लाई थी। उन दिनों में नए लोग पत्रिका में वो काम करते थे और सुभाष चंद्र बोस यानी गुमनामी बाबा के नाम पे जो खबर छपा गया था वो ये अशोक टंडन जी ने छापा था। उन्होंने पहली बार 1985 में पूरा भारत को बताया कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई है। अशोक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बोस में आपको बहुत वेलकम कि आपने हमें टाइम दी है, वक्त दिया अपना। सर, पहला जो प्रश्न है, बहुत सारे मीडिया में आपका इंटरव्यू लोग देख चुके हैं, लेकिन ये शायद एक इंटरव्यू ऐसा होगा कि आपको जितनी सारी बातें आज तक अपनी रिसर्च में लाए हैं, जितनी सारी बातें आप कहना चाहते हैं, आज आई एम बोस चैनल में वो आप बोलेंगे। मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ। एकदम शुरुआत के दिनों से अगर आए तो 1985 16 सितंबर, ये जब खबर आपके पास पहली बार कैसे आई? मैं एक डेली पेपर नए लोग का एडिटर था और न्यूज़ सेलेक्ट कर रहा था, तो मेरे एक जूनियर आए और उन्होंने खबर दी कि बगल में पड़ोस में बाबा की डेथ हो गई है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मैंने कहा क्या रबिश, बेकार, ये खबर बनी है, इस तरह को था। मैंने उनको इनकार कर दिया, बात आई कहीं हो गई। दूसरे दिन फिर मैं जब घर पर था तो मेरे एक रिपोर्टर और एक सब एडिटर आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब बड़ी चर्चा है शहर में कि जो बाबा जी की डेथ हुई है वो नेताजी थे। तो हमने कहा ऐसे कैसे होगा, कौन कौन लोग जाते थे, तो उन्होंने 2-4 लोगों का नाम लिया, तो उसमें मेरे परिचित 2-3 लोग निकले। तो मैंने कहा ठीक है, उनसे मैं भी बात करूँगा और तुम लोग भी कुछ बात करो। फिर मैंने 2-4 दिन में एक टीम बनाई, कई लोगों की टीम बनाई, इधर उधर लोगों को लगाया, वो किया। इतने में डॉक्टर बी राय का फोन आया मेरी सिस्टर के यहाँ, वीएन अरोड़ा की वाइफ के पास, कि नए लोग वाले कुछ परेशान कर रहे हैं, अशोक से कह दीजिएगा कि कुछ छापेंगे नहीं। तो मैंने कहा छापेंगे नहीं का क्या सेंस है, समझ में नहीं आई मेरे बात। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि एक डॉक्टर साहब के यहाँ एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वहीं रहता है, बाबा जी के जहाँ रहते थे उसी कैंपस में, उसने भी बताया कि वहाँ बड़ी चर्चा है बाबा की कि वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अरोड़ा साहब को बुला के डॉक्टर साहब ने बात कही, तो अरोड़ा साहब ने इस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने भी उसको फुर्गो कर दिया। ये बात मेरी बहन ने मुझको बताई। अच्छा। तो मुझे लगा कि क्या मामला है ये, देखें। तो मैं अपने जूनियर से यही बात कर ही रहा था कि एक मेरे प्रिंसिपल थे जो मुझे पढ़ा चुके थे, राजकीय इंटर कॉलेज के, श्रीवास्तव, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो श्रीवास्तव जी यहाँ पर मुझे दिख गए कॉलोनी में, तो मैंने उनको बुला लिया, पैर छुआ, उनको बुला लिया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मर साहब ये बताइए कि वो बाबा जी आ रहे हैं। अरे बोले
छापना नहीं, बोलना नहीं, बड़ा मामला गड़बड़ है और सब बहुत ही डेंजरस मामला है, बड़ा इंटरनेशनल है ये वो। हमने कहा देखिए, हमको डॉक्टर राय ने सब बता दिया है, अब आप छुपा रहे हैं, जो बताइए। तो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, ये है वो है, लोग आते हैं जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बताया, फिर भी मेरे उतना नहीं समझ आया। फिर डॉक्टर राय को मैंने फ़ोन किया, उस जमाने में ये वाला फ़ोन था नहीं, मेरा जब वो वाले फ़ोन से हुआ तो मैंने कहा यार डॉक्टर राय तुम यार नहीं बताते हो, और जो है वो सब बता दिया उन्होंने। तो डॉक्टर राय ने भी यही कहा कि नहीं नहीं बात मत करना, ये है वो है, मैं तुमको बताऊंगा, देखो यार ये सब। तो मुझे दो चीज़ें घटनाएं याद आई। एक बार डॉक्टर राय से मैंने पूछा था कि वो मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि एक करंट साप्ताहिक का पत्रकार है, वो मेरे गुरुजी को परेशान कर रहा है, वो छाप रहा है कि उनके पास वायरलेस का वो है और ये है वो है, छाप रहा है, उसको जरा सा मना कर दीजिए, आप मना कर दो। तो मैंने कहा देखो ऐसा है डॉक्टर साहब कि कोई पत्रकार किसी कहने और वो कुछ जरा उस टाइप का है भी तो वो नहीं मानेगा मेरी बात। अच्छा ये बताओ यार तुम्हारे गुरुजी कहा है मुझे मिलवा दो, तो कहने लगा नहीं नहीं वो किसी से मिलते नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये बात मेरे जहन में आई कि ये डॉक्टर साहब से मेरी बात एक बार हो चुकी थी। मेरे सीनियर थे जो बाद में इसके रिसीवर बने यहाँ पर, जिन्होंने इन्वेंट्री बनाई, वो मेरे सीनियर वकील साहब जो थे, उन्होंने भी मुझे एक बार ये बात बताई थी पहले इसी तरह की, कि उनके एक भतीजे थे डिस्ट्रिक्ट जज, बाद में हो गए थे सिविल जज थे, वो बोले कि मैं अपने भतीजे के साथ एक अयोध्या में एक बाबा के यहाँ गया था, वो पर्दे में रहते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं, एक लेडी रहती है वहाँ, उनसे लिख करके बात होती है। हम लोगों ने बात की, बड़ी अच्छी इंग्लिश में बात किया, उन्होंने ये किया, बात नहीं किया, केवल लिख के बात किया, और हमको शक है कि वो नेताजी भी हो सकते हैं। ये बात उन्होंने हमको बहुत पहले कभी बताई होगी, हमारे जेल में वो भी पड़ी हुई थी। उनको मैंने करेक्ट किया, मैंने कहा ये मरमरी क्यों फैली हुई है भाई, ये मरमरी जो फैल रही है ये कुछ है। फिर पता चला कि अयोध्या में एक पंडा जी हैं, वहाँ रहे हैं, वो जानते हैं, उन्होंने उनको किया। तब मैंने अरोड़ा कॉन्टेक्ट किया, मैंने कहा यार चलो जरा पंडा जी से बात किया जाए, अपने ब्रदर लागू। तो गए पंडा जी के पास, लेकिन पंडा जी के यहाँ हम लोग दूसरे दिन गए थे, जब मैंने अखबार छाप दिया। दूसरे दिन गए थे तो वो भी बोले नहीं मैं नहीं बताऊंगा, और मैं कसम खाए हूँ। आपने क्या छापा था उससे पहले बताइए। मैंने छापा था कि फयाज में रह रहे गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, क्या ऐसे कह के कुछ था हेडिंग। अच्छा ठीक है। तो जब मैंने पूरा 1-1.5 महीना रिसर्च कर लिया और किसी को कुछ बताया नहीं, किसी पत्रकार को नहीं बताया, अरोड़ा साहब को थोड़ा बहुत मैंने हिंट जरूर दिया था उनके साथ, मैंने किसी को बताया नहीं। इवन अपने अखबार में भी जिस दिन मैंने इसको छापा है उस दिन मैंने कंप्यूटर उस जमाने में हुआ करते थे, तो उन कंप्यूटरों को मैंने कहा था कि जो सुबह से आए वो शाम वाली ड्यूटी में नहीं जाएंगे वापस, वो भी दिन भर रहेंगे, शाम वाले आएंगे वो भी बंद हो जाएंगे, कोई निकलेगा नहीं। और मेरे ही स्टाफ आधा स्टाफ समझ रहा था कि ये कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसमें प्रेस में, वो लोग भी नहीं समझ पाए कि क्या मामला क्या। जब छप गया ये रात में और सब मैंने बंटवा दिया, उसको ही कर दिया, तो रात में मैं 3 बजे आके मैंने शीतला सिंह को फ़ोन किया कि भाई साहब मैंने एक चीज़ छाप दी, अब जाके उसको आप संभालिए। तो अब संभाला क्या उन्होंने उसी दिन से विरोध मेरा चालू कर दिया, सारे अखबार लोकल मेरे ऊपर गुस्सा गए, नवभारत टाइम्स या जो भी थे सब मेरे खिलाफ बोलना शुरू हो गए। तो मेरे छापने के बाद तुरंत जो है वो एसएसपी, बाद में आईजी, अरे यहाँ के वो हो गए थे पुलिस प्रमुख, वो यहाँ पे एसएसपी थे, उन्होंने अनिल तिवारी एक मंत्री हो गया था बाद में, उसकी एक एप्लीकेशन भर के अशोक टंडन ने इस तरह छापा है और गलत है, और अगर गलत निकले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों छाप दिया इस तरह का इतना बड़ा मामला। तो उन्होंने एक इंक्वायरी लिख दिया, वो मुझको जानते थे पहले से, तो उन्होंने एक इंक्वायरी लिखा, इंस्पेक्टर को लिखा, और डीएम ने उधर एक सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दिया कि आप जाके ताला खोल करके देखिए। तो मेरे पास फ़ोन आया सुबह सुबह कि आप ताला खोल रहा है, आप आइए वहाँ। तो मैं तुरंत सोया हुआ था, लेकिन किसी तरह उठ के मैं पहुँचा। मैंने अपने प्रबंधक को भी, मैनेजर, उनको मालिक जो थे वो उस समय, मैं इनडायरेक्ट उनको भी नहीं बताया था, उनको सुबह पता चला, भी हड़बड़ा पहुँचे, बोले अशोक क्या तुमने छाप दिया और तुम वहाँ पहुँचो, आओ देखो सिटी मजिस्ट्रेट पहुँच रहे हैं वहाँ। और तो मैं पहुंचा वहाँ तो ताला खोला गया, 3 ताले बंद थे,
खोला गया, अंदर जाके मार किताब कापी ये नीचे बक्से में वो, और लग रहा था कि और देवी माँ की फोटो, काली माँ की, और ये वो सब था। तो त्रिपाठी जी थे सिटी मजिस्ट्रेट, तो बोले टंडन जी देखिए कहाँ है नेताजी, कहाँ नेताजी है, आप ऐसा नेताजी कह दिए। तो अब वहाँ भी भाई नेताजी से संबंधित कुछ साहित्य, कुछ ये वो चीजें बंगला में ये वो हमें मिली। अरे हमने कहा कहाँ नहीं है, आप बोल रहे हो है कहाँ, हम कह रहे कहाँ नहीं है, आप ठीक से खोल के देखो। तो कोई आधी घंटा हम लोग इधर उधर सब देखते रहे, किताब पलटते रहे, अंत में वो बंद कर दिया गया। उसके बाद वही एसएसपी ने ऑर्डर किया तो वो पुलिस की इन्वेंट्री बनी, उसमें भी 11-13 लोग हम लोग गए, फिर उसमें छांटा गया, उसमें भी बहुत कुछ मिला, बंगला किताबें मिली, ये मिली, पत्र मिले, बंगाली में पत्र मिले। तो हमने कहा भैया बंगाली तो है ही है, और फिर नेताजी से संबंधित साहित्य भी मिल रहा है, उनसे संबंधित अखबार भी है, ये भी है, वो भी है, तो कुछ तो मामला है ऐसा। फिर वो इतने दिन से नहीं रहे वो। फिर उसके बाद फिर मैं जो कुछ इधर उधर की खबरें लोगों से मिलती रही उनको छापता उपता रहा, तब तक जो है वो कुछ दिन मामला ऐसे ही चला। उसके बाद जब ये केस हो गया और ये ब्रांड इंडिया पत्रिका के जो एडिटर थे और इन लोगों ने, और विश्वबंधु तिवारी और इन लोगों ने एक रेड दायर की। ललिता बोस आई थी जब ललिता बोस आई तो उन्होंने, जब उनको सब बताया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो पिताजी थे वो कहा करते थे कि जब कभी राखी आए या कुछ आए तो वो कहा करते थे कि देखो ये तुम्हारे चाचा की भेजी हुई राखी है। अच्छा। तो उनको ये तो मालूम था कि जो है वो क्या कहते हैं कि सुरेश बोस की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो वो बोले कि अच्छा, ये तो बाद में मैं देख रहा हूं कि भगवान जी राखी का बड़ा महत्व था। ये देखिए उनके हाथ की लिखी हुई है। अच्छा, इसमें क्या लिखा? ये श्री विजय नाग, विजय पलटन चारण रक्षा बंधन राखी श्री 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 कृष्ण जन्माष्टमी प्रेम प्यार आशीर्वाद संभवतः आशीर्वाद, ये उस पर लिखा हुआ है। उनकी राइटिंग उन्हीं की ही लग रही है। तो इस तरह मतलब ये भी लगता है कि वो राखी ये बहुत कॉमन चीज है सब जगह पे ये। हाँ, तो वो तो उनके साइन थे, कई शामिल थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब चीजें जब हुई तो लगने लगा कि ये साधारण बाबा नहीं थे। उसी समय ये बयान यहाँ पर एक विधानसभा में एमएलए ने उठाया था बस्ती गोंडा के कि ये बाबा जी के बारे में, गुमनामी बाबा के बारे में जो कुछ निकल रहा है, क्या वास्तव में ये नेताजी थे? तो मंत्री ने कहा नहीं, हम लोगों ने पता लगाया, ये उनके कोई फॉलोअर थे। तो उसके बाद फिर जब इन्वेंट्री के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश हो गया कि इन्वेंट्री बनेगी, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ऑर्डर आया, डिस्ट्रिक्ट जज ने जो उस समय के बार प्रेसिडेंट थे श्री एसएन सिंह, सत्यनारायण सिंह सत्य, उनको उसका कमिश्नर नियुक्त किया और कहा कि आप जा करके सब सामानों की इन्वेंट्री बना करके जो है वो लॉकअप में रखी जाएगी, आप उसको बनवा दीजिए। एक मजिस्ट्रेट वहां रहता था, एक पुलिस रहती थी। तो मैं बाबू सत्यनारायण सिंह का जूनियर था उस समय। अच्छा। तो मैं जूनियर की हैसियत से उनकी मदद करने मैं भी उसमें उस टीम में शामिल हो गया और 2-4 गवाह लोग थे। तो फिर हम लोगों ने करीब 1 साल पूरा, क्योंकि कचहरी होने के बाद लगभग 4 दिन हम लोग हफ्ते में जाते थे, 3 ताला खोला जाता था, सील तोड़ी जाती थी, सामान निकालते थे, वो होता था, वो सब हम लोग हाथ से लिखते थे। अच्छा। हाथ से पहले लिखते थे, उसके बाद वो टाइप होने जाता था। और वो तो हाथ से लिखने पर ये सब पूरी जो है ये है लिखी हुई वही है, उसके बाद वो टाइप होकर के वो हो जाता था। ये हाथ से लिखी हुई है। कभी ये सब चीज क्या है इसमें, कौन सी चीज? ये पूरी इन्वेंट्री लिस्ट है। इन्वेंट्री लिस्ट जो जितना सामान वहां जमा है, हाँ। वो पूरी इन्वेंट्री। इसमें से कुछ कागज मिस हो गया है मेरा। अच्छा। तो ये बाबू सत्यनारायण सिंह के पास ही थी। बाद में मैं उनका जूनियर था, मैं ही सब देखता लिखता पढ़ता था, तो मेरे पास रह गई। और जो इसको देख करके जो कॉपी टाइप हुई उस पर साइन होकर के वो जमा हो गई। अच्छा। ये लेकिन हाथ से यही लिखी जाती थी।
अच्छा। इवन इसमें कई जगह ऐसा नहीं है, इसमें कई जगह सिटी में उनके मजिस्ट्रेट के दस्तखत भी हैं, हम लोगों के भी सबके दस्तखत इसमें है, सत्यनारायण सिंह के सारे दस्तखत इसमें हैं। तो ओरिजिनल ये थी, इसमें एक एक सामान की इन्वेंट्री। अब जो ये विधान परिषद में कह दिया गया कि वो सिंपली एक बाबा थे, तो मैंने फिर गंगा में जब भी लिखा और लिख लिख के मैं एक एक बात पूछता था कि अगर बाबा थे तो उनके पास ये सब क्यों निकल रहा है, ये सब सामान क्यों निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे लगी कि वहाँ पर जब इन्वेंट्री बनाने के बाद आप एक दो तीन चीज़ देखें कि इसके अंदर इतने लोगों, ये बंगाल के कौन कौन लोग हैं, इतने लोगों का वहाँ पर पत्र मिले हैं जो इन्वेंट्री में नंबर तक इसमें मैंने दे रखा है। श्री विश्वनाथ राय, पवित्र मोहन राय, अमल राय, जगजीत दास, समर गुहा, रतीन्द्र, आशुतोष काली, कौशल किशोर, मुकुल, लीला राय, प्रसाद, चारण, कविराज कमलाकांत घोष, स्वीकृति, त्रैलोकनाथ चक्रवर्ती महाराज, पलटू, साधन चंद्र दास, शैलेंद्र कुमार, मुकुल, तृप्ति, नंदलाल चक्रवर्ती, जगत जितेंद्र भूप बहादुर, सुरजीत, कौशल किशोर, तरुण कुमार मुखर्जी, रणेंद्र, मिहिरदास, शैला सेन, शिव शंकर लाल, हीरालाल, इसके अलावा भी बहुत से पत्र वहाँ। अच्छा, उन्होंने लिखा या इन्होंने लिखा था? ये इन लोगों के हैं या इन्होंने लिखे हैं? दो ही है। हाँ, दो ही है। इन्होंने उनको लिखे हैं, उनको ज्यादातर ये इन लोगों के लेटर हैं, इन लोगों के भगवान जी को लिखे। अब भगवान जी ने भी इन लोगों को लेटर लिखे। क्या लिखे थे लेटर? अब लेटर में उनके भी लिखे लेटर हैं। सबसे बड़ी देखिए दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेटर लिख के दिया, बड़ा स्ट्रिक्ट आदेश था कि पहली बात तो कोई आ नहीं पाता था यहाँ, कैसे आता था वो सब बाद में मैं बताऊंगा आपको। लेटर लिख के अगर दिया गया है तो उस लेटर को पढ़ने के बाद उस आदमी को वापस करना है, वो रखना नहीं है अपने पास राइटिंग। इस तरह के ई लेटरों में ही लिखा हुआ है, इन सबसे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जैसा आदेश दिया था उस तरह ही। पवित्र मोहन राय के लेटर बहुत सैकड़ों, बहुत लेटर है, टेलीग्राम्स हैं। अब पहुंचने का टेलीग्राम, मैंने आपको लेटर भेजा, इसका टेलीग्राम, अरे यार एक बाबा के पास इस तरह की होगा कि मैंने आपको 23 जनवरी का प्रणाम, मैंने आपको लेटर रजिस्टर्ड भेजा, इसका टेलीग्राम। अच्छा, ऐसा कौन सा लेटर भेज दिया कि बाबा को, कि आप बाबा को जो है वो कर रहे हैं? अच्छा, फिर मैं समझा कि किसी ने बताया डॉक्टर पवित्र मोहन राय, होम्योपैथ डॉक्टर। यहाँ के जो जूनियर, एक बात और बता दूं, यहाँ के जो शिष्य थे ये सब भी बिलीव करते थे। हाँ, जस्ट लाइक यू सेड कि बिलीव करते, भाई कुछ जानते थे नहीं। ये तो जब खुलने के बाद उन्होंने देखा तो उनकी भी तो आंखें खुली रह गई, उनका विश्वास पक्का भी हो गया। भाई उनको भी तो नहीं मालूम था, वो भी तो एक दूसरे सुने थे। हाँ यार, ये यहाँ ये देखे भी नहीं है, एक तरह से देखने को भी नहीं मिला, तो सब चीज उनका बिलीव पे उनका भी चलता था। तो ये अंदर अंदर ये करंट इस तरह की बह रही थी। और पवित्र मोहन राय को हम नहीं जानते थे, हम समझे कोई होम्योपैथ डॉक्टर है, होगा जो करेक्ट होगा। अरे वो तो शीतला सिंह सब इंस्पेक्टर जिसको इंक्वायरी मिली थी, वो गया था पवित्र मोहन राय का इंटरव्यू, बोले चलो इंटरव्यू ले लें। वो चला गया उनके साथ, उसने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेके आया। मैंने वर्ड बाय वर्ड इंटरव्यू छापा है अखबार में, वर्ड बाय वर्ड। पवित्र मोहन राय से इन्होंने पूछा कि बताइए, शीतला सिंह ने, कि लोग बोलते हैं वो नेताजी थे। तो उन्होंने कहा जो बोलना था सो बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप वहां क्यों जाते थे? बोले एक दो बार गया हूं, बस एक दो बार गया हूं। तो बोले नहीं, जाते क्यों थे? बोले अरे नेताजी को खोजने हम लोग बहुत जगह जाते हैं, तो वहां भी गए। तो बोले क्या आपको लगा? बोले जो बोलना था बोल दिया, अब क्या बोलना क्या उसमें। ये आके छाप दिए यहाँ अपने अखबार में कि उन्होंने तो बता दिया कि नहीं वो नेताजी नहीं थे। तो मैंने इसका जवाब दिया। अब देखिए ये बड़ा गूढ़ विषय है। मैंने जवाब दिया कि अरे भाई अच्छा वो है कौन, ये भी उन्होंने छापा कि ये INA के कोई गुप्तचर अधिकारी रहे हैं। तो मैंने कहा अरे भगवान, मैं तो इनको डॉक्टर समझ रहा था, ये INA के गुप्तचर अधिकारी, और वो अधिकारी है जो पेनांग से यहाँ 3 आदमी आए थे नेताजी के कहने पर और पकड़ लिए गए थे और उन पर केस चला, मृत्युदंड की सजा हो गई। बाद में गांधी जी के इंटरवेंट करने पर इनको माफी मिली, ऐसा मैंने हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा, पवित्र मोहन राय के बारे में। तो मैंने कहा कि ये पवित्र मोहन राय वो है सीरियस
उनकी सीक्रेट सर्विस का अधिकारी, और वो इस बाबा से क्यों इतना कनेक्ट कर रहा है? हमें तो नहीं मालूम, हम तो समझे थे कोई वो है। दूसरी बात, वो इतना बड़ा अधिकारी है, उसने दुनिया को आज तक नहीं बताया, मरने तैयार हो गया वो एक छोटे से पत्रकार को जाके बता देगा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है? ये मानने वाली बात। और फिर उसके एक नहीं, कम से कम हजारों टेलीग्राम, लेटर, ये झूठ बोल रहा था इनसे ना, इनको बखा रहा था। वो इतना बड़ा सेनानी, और वो इनको बता देगा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जबकि उसने कसम खा रखी है। और उनके इतने लेटर है, उन्होंने अपने बीवी बच्चों तक को तो शुरू में बताया नहीं था। इसी लेटर में है सारे लेटर, ये सब जितनी स्टोरी मैं बोल रहा हूँ सब इसके अंदर लेटरों में है। मैं कोई चीज अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये भी आपको बता दूं। क्या है उन लेटर्स में? यही है कि उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया, उन्होंने बाद में बीवी को बताया, बच्चों को नहीं मालूम था। बीवी से वो बात करके तो बताने लगे कि हम लोग जिनकी आप लोग आपकी बात किया करते थे वहाँ पर जब थे बर्मा में, साथ में थे, ये थे वो थे, सब बीवी को धीरे धीरे बताया उन्होंने, बच्चों को बाद में बताया धीरे धीरे। आपकी रोज पूजा करते हैं उसी फोटो की, उसकी वो करते हैं। तो इस तरह से बहुत से लेटर इसके अंदर ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट, मतलब ये हुए आपके, ये हुए क्या कहते हैं, नंदलाल चक्रवर्ती महाराज हुए हैं, और आपके कविराज कमलाकांत जी हुए, लीला राय उनकी वो थी, क्या नाम है, सहयोगी थी, बंगाल वॉलंटियर्स की वो साथ में थी, रहती थी। लीला राय का एक पत्र आया, हमको पंडा जी ने बताया ये बात कि लीला राय ने कहा कि हम आना चाहते हैं, तो उनको मना कर दिया भगवान जी ने, जब ये वहाँ थे नैमिषारण्य में, मना कर दिया कि नहीं आप नहीं आ सकते। तो लीला राय ने कहा नहीं मैं आऊँगी, और वो 4-5 कार्यकर्तियों को लेकर के वहाँ से आए, और उन्होंने टेलीग्राम डाल दिया कि मैं देहरा से पहुँच रही हूँ। समर गुहा भी आए थे, अब जो भी रहा उनका नहीं मालूम मुझे, वो भी आया, उनका मैं पहुँच रही हूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद भगवान जी ने कहा पंडित जी से कि इनको भाई कहीं टिकाओ, इनको किसी धर्मशाला में है जहां भी टिका दिया गया। अपने वहां नहीं आने दिया, परमिशन नहीं दिया। तो लीला राय जी ने पंडित जी से कहा अच्छा आप भगवान जी से एक बात जाके पूछिए कि हम जिसको समझ के जो सामान भेज रहे थे वो उनको मिला कि नहीं मिला, ये मुझे कैसे विश्वास हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं शाम को जाऊंगा, रात में जाऊंगा, सवेरे आऊंगा। उन्होंने कहा मैं चाय के इन पर आपका इंतजार करूंगी। तो ये आए भगवान जी के पास, पंडित जी उन्होंने कहा भगवान जी ऐसे ऐसे लीला राय जी ने कहा है कि और आप मिल क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा देखो एक बात बताएं तुमसे कि अगर मैं उनसे मिल लिया तो जो मेरा ये व्रत है, व्रत माने उनका ये सेंस है कि जो मैं छुपा हुआ हूं या जो भी अपना काम कर रहा हूं ये टूट जाएगा, ये भंग हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं मिलूंगा उनसे। लीला राज से तुम जा करके कुछ ऐसी बातें उन्होंने अंतरंग बातें बताई कि जब यंग एज में कहीं एक कोई महामारी हुई थी, उसमें ये दोनों काम कर रहे थे साथ में उन लोगों के बीच। तो जो भी इन लोगों के बीच में बातचीत हुई हो, कुछ ऐसे क्षण रहे हो, उन्होंने बखान किए, बताना कि ये बात कहीं किसी को नहीं, तीसरे को नहीं मालूम होगी। तो बहरहाल जो कुछ उन्होंने कुछ बताया, पंडित जी सुबह सुबह आए, वो चाय लगी रखी थी और वो इंतजार कर रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने जाके उनको बताना शुरू किया कि ये तो पंडित जी कहते क्या है कि मैं बताता गया, लीला राय जी सुन रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, केवल उनकी आंख से झर आंसू गिर रहे थे, कुछ नहीं। और आपको शायद मालूम हो आप लोगों को कि मैंने सुना है कि यहाँ से जाने के बाद फिर शायद वो बीमार हो गई या उनकी बोली बंद हो गई और कई साल वो पड़ी नहीं, वो फिर बोली नहीं जाता। तो इस तरह के क्षण जो हैं, बाद में उस दिन उनको परमिशन मिली, उन्होंने कहा मैं उनके पैर के दर्शन कर लूँ, मुझे भजन कीर्तन करने के लिए कह दें। तो वो उनका बहुत प्रिय भजन था, वो उन्होंने किया और पर्दा डाल दिया गया था, पैर उनके दिख रहे थे केवल पैर से। फिर बहुत कॉमन सी बात है कि जब वो वहाँ थे, वहाँ किसी ने, अभी मैं माता जी का एक लेटर देख रहा था, माता जी का एक ने मुझसे जो बात कही थी
कि नीमसार में किसी ने, मैंने एक मड़ई बनाई थी, वहाँ ये रह रहे थे, तब तक किसी ने अखबार ने छाप दिया क्या कि ये नेताजी हैं, छोड़ के वहाँ से तुरंत चले आए। बस्ती में भी अखबार में छपा कि ये नेताजी रह रहे हैं, ये वो, कुछ तुरंत वहाँ से गायब, वहाँ से चल दिए। माने जहाँ कहीं भी अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी उभारने की कोशिश किया तो वहाँ से ये चल देते थे। हाँ, तो क्यों भाग रहे थे? अच्छा, कोई आदमी किसी का अगर शिष्य होगा या वो होगा तो उनके माता पिताजी का चित्र और ये रख करके क्यों वो करेगा? उनके माता के पिता के एक आध चित्र हो, अरे दसियों चित्र हैं माता पिता के। जब ये लिस्ट आई उसमें लिखा था कि आपके माता पिताजी का नहीं, माता पिताजी का चित्र, ना आपके ना हमारे। तो भेजने वाले ने एक लिस्ट बना रहा है, टाइप्ड लिस्ट है, सब कुछ है, उसके अंदर माता, किसके माता पिता भाई? भेजने वाले पवित्र मोहन राय, तो पवित्र मोहन राय के माता पिता होना चाहिए, या जिसको भेजा जा रहा है उसके माता पिता होना। तो बाबा थे कोई, तो बाबा के माता पिता तो थे नहीं, वो तो जो फोटो गई है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिताजी हैं। क्यों भाई एक बाबा को भेजा जा रहा है? अरे कोई नेताजी का फॉलोअर हो सकता है, नेताजी के पिताजी माताजी का फॉलोअर क्यों होगा? वो उनके फोटो क्यों रखेगा? तो ये बातें जितनी भी इनडायरेक्ट बातें हैं सारी उन्हीं की इशारा करती हैं। और फिर उन्होंने जो अपने बारे में लिखा है वो भी बहुत क्लियर कट है, सभी जगह तो उन्होंने लिखा। क्या बोल रहे वो? अब आप एक दूसरे का देख लिए, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती महाराज इनके साथ थे, जेल में बंद थे इनके साथ। देखिए उनका एक लेटर है, इन्वेंट्री की 1902 पर, ये महाराज जी का पैड पर मूल पत्र है और लिखा हुआ है, जय युक्तेशु। देश विभाजन के बाद मैंने स्थिर किया कि मैं देश त्याग नहीं करूंगा, इसलिए पूर्व पाकिस्तान में ही हूँ। ब्रह्म देश के मांडले जेल में जिनके साथ मैं इकट्ठा गया था, जेल में घुसने के बाद जिन्होंने कहा था महाराज की सीट मेरे पास रहेगी, और मैं जिनके पास था भी, एक साथ टेनिस खेला हूँ, दुर्गा पूजा के लिए साथ साथ आंदोलन किया था, और वह सब बात मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ। दिल्ली में 1940 में शंकर लाल के घर में जिनके साथ मैं इकट्ठा था, यूपी भ्रमण के समय मोटर में मैं जिनके बगल में था, प्रचंड ठंड की रात्रि में आगरा के मैदान में रात्रि के 9 बजे तक बहुत हजारों लोग जिनकी प्रतीक्षा में थे, मैं भी साग्रह उन्हीं की प्रतीक्षा में हूँ। पूर्व पाकिस्तान के सताए लोग भी उन्हीं की राह देख रहे हैं। एक लेटर है विश्वनाथ राय का, 4 पृष्ठों का लेटर है, ये सन 64 में लिखा गया है। अच्छा। 17 जनवरी 64 को। इसके तीसरे पेज की कुछ पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, बगल में इन पंक्तियों को लिखा है। अशोक सेन ने मुझसे पूछा, अच्छा आपके गुरुदेव क्या इसी देश में रहते हैं? अच्छा क्या सालमारी के साधु क्या नेताजी हैं? मैं थोड़ा संभल कर बोला, मैंने निहारेंदु से सुना है कि यह साधु नेताजी नहीं है। पहले प्रश्न को टालकर दूसरी बात कहकर मैं वहां से चला गया। मुझे संदेह है कि ये लोग कुछ संदेह रखते हैं, आपको सतर्क रहना होगा। क्यों भैया बाबा को सतर्क रहना होगा? इनको क्यों वो कर रहा है? फिर वही पवित्र मोहन राय इनको लिख रहे हैं कि जैसा आपने मुझे लिखा है, ये मेरा सबसे पहला बात आपकी ही भाषा में, यू आर माई इंटेलिजेंस ऑफिसर विदाउट फियर और फेवर मस्ट, पूर्व के समान ही अनफ्लिंचिंग फेथ एंड लव, ट्रस्ट, अनवेवरिंग ओबीडियंस, टोटल डेडिकेशन एंड लॉयल्टी, दृढ़ अटल हूं, रहूंगा। आज सुबह के टेलीग्राम में यही बात दृढ़ता से व्यक्त किया है, आप आशीर्वाद करें। क्यों भाई बाबा को लिख रहा है? अगर वो उनका कोई जूनियर है या सीनियर है बता दे उसको बाहर आने में क्या हर्ज है? कोई नेताजी तो वो नेताजी बन कर, अगर डमी है तो वो नेताजी बन के लोगों से कहता ना कि मैं नेताजी हूं भाई, उसका प्रचार होता। ये डमी अगर होता, जैसा लोग कहते नहीं डमी थे, बहुत डमी थे, हम भी मानते हैं चलिए डमी थे, तो डमी थे तो लोग प्रचार करते, फायदा उठाते उसका। अब वो जाते कहते अरे नहीं यार ये तो देखो ना सूरत शकल मिल रही, कह रहा नेताजी। अरे कोई वहां कही नहीं सकता था, नेताजी नाम ही नहीं लेता था, ले ही नहीं सकता था वहां, कोई इस बात का नाम था ही नहीं, सब था। देखिए अब आप देखिए वही महामानव आशय लिखा गया है। इनसे पूछ के दुनिया समझ रही है महामानव आशय, जिन्होंने बंगला में पढ़ा है कि वो नेताजी से संबंधित सारा कुछ लिखा जा रहा है उनके लिए है।
तो क्या कह रहे हैं वो, वर्तमान पर्याय को लेकर चारण लिख रहे हैं एक पत्र में, वर्तमान पर्याय को लेकर वही महामानव आशय है और कुछ वक्तव्य महाकाल के आत्मकथन के स्वरूप मिलने पर प्रकाशित किया जाता। एक दिन मैंने रात में एक सपना देखा और इतना स्पष्ट सपना कभी नहीं देखा। महाकाल जंगल से निकलकर आज प्रकाश करते हैं और उसी वक्त आलोड़न होता है। महाकाल को देखते ही वर्तमान प्रधानमंत्री व्याकुल होकर आवेदन करते हैं और धरना देते हैं। इन्वेंट्री 2431 और सुनील कृष्णगुप्त संभवतः, सुनील का दिनांक 24/9/73 का बंगला भाषी पत्र, जिसमें लिखा है, ताई होकू से विमान द्वारा दिल्ली पहुंचने पर वह शनिवार को दिल्ली से रवाना होकर इतवार को दोपहर कलकत्ता पहुंचने का विवरण है। ताई होकू में जाकर 15 दिन का ही अवसर मिला था, उसी में सामान खरीदने का प्रश्न था। फार्मूसा का काम हो गया है, चिट्ठी में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। यदि अनुमति हो तो एक सप्ताह के लिए आकर माथा नवा जाऊं। आर्गुमेंट आरंभ नहीं हुआ है, आरंभ होने पर आपकी चरण धूल लेकर ही जाऊंगा। ये खोसला आयोग कमीशन के समय की बात है। तो इस तरह के इनको क्यों सूचित किया जाता था भाई? अच्छा, ये लिख रहे हैं सुनील कृष्ण गुप्त को, सुनील कृष्ण गुप्त लिख रहे हैं, लिख रहे हैं 1973 में। अच्छा, देखिए इस ऐसे बहुत सारी चिट्ठियां हैं जो आप इन्वेंट्री में रखे थे, वो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सर एक चीज मुझे आपसे पूछना है, शायद आप इसके ऊपर बता सकते हैं कि भगवान जी बाहर नहीं आना चाहते थे, इसमें पूरा एकदम क्लियर हो गया। आपका रिसर्च क्या कहता है कि क्यों बाहर नहीं आना चाहते थे? देखिए ये तो भाई असलियत तो ये है कि ये वही बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं। देखिए फिर भी चिट्ठियों में नहीं, आप देखिए उन्होंने एक हम बता रहे हैं ना कि वहां पर जितनी चीज आपको मिलेगी सब इनडायरेक्ट, और उस इनडायरेक्ट से सब डायरेक्ट आप उसमें खोज लीजिए। एक उन्होंने काशी नरेश को एक लेटर लिखा, देखिए क्या लिखा, 4 लाइन लिखी है, खोजना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा लेटर है, उसमें 4 लाइन बने, पॉइंट टूड़ा। उन्होंने लिखा उनको, नराधिप इस वृद्ध सन्यासी की भावनाओं की धाराएं, दृष्टिकोण, सम्यक विचार यानी प्रोस्पेक्टिव्स वर्तमान समय में प्रचलित इतिहास तथा दिग्दर्शन से काफी भिन्न है। मेरी प्रीमिसेस भी वर्तमान समय में प्रचलित, प्रचारित तथा ब्रैकेट में अज्ञानतामस से ग्रहित तथ्यों से भिन्न ही है। भ्रांति को प्रतिष्ठित करने के लिए व्यापक सुगठित राज शक्ति पुष्ट महाप्रचार करते रहने से ही सत्य की पूर्ण अवरोध नहीं किया जा सकता, भले ही कुछ समय के लिए मिथ्या बादल ने उसे ब्रैकेट में सत्य को ढक ले। अभी बहुत साधारण वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग निकालिए। माने मेरे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सब गलत है, मेरी प्रीमिसेस भी भिन्न है, जो भी बताया जा रहा है, और सत्य को कोई ढक नहीं सकता। कुछ ही दिन ढक पाएगा, ढक नहीं पाएगा। देखिए विवाद तो इस बात के ऊपर चलती है, क्योंकि लोग जब इस बारे में जानते हैं और मानना शुरू करते हैं तो एक ही प्रश्न बार बार सामने आती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कोई शक ऐसे कोई गुमनामी या कोई साधु बन के ऐसे नहीं रह सकते। यही तो बात चलती है हर वक्त कि उनके परिवार को का भी यही कहना है कि हमारे जो नेताजी थे, हमारे जो दादू थे, वो ऐसे नहीं हो सकते थे। हम आपकी बात मानते हैं, चलिए हम मानते हैं नेता ही नहीं थे, वो नेता ही नहीं थे, हम भी मानते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। अब आप बताइए कि अब इसको जो कह लीजिए, हम कहते हैं 1 मिनट के लिए नाटक कह लीजिए, ये नाटक क्यों हो रहा था हमको आप बता दीजिए, हमको सिर्फ समझा दीजिए कि नाटक क्यों हो रहा था। 2 ही कारण से हमें ऐसा लगता है लोग कि नेताजी के कई अगर वो कहीं छिपे हैं तो बना दिए गए थे, हैं, और या कोई लाभ उठाने के लिए बनता है। आजकल कोई भी संगठन बनाया जाता है, कोई भी ऐसा काम किया था, उससे पैसा अर्जित किया जाता है या फेम अर्जित किया था। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था? कुछ नहीं। आप बताइए यहाँ की नेताजी के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा हो, या वो किया जा रहा हो, या ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई प्रचार किया जा रहा हो, पार्टी बनाई जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ जो कुछ हो रहा सब गुप्त तरीके से, चुप, वो भी बुढ़े अनुशीलन समिति के आदमी, INA के आदमी, धीरे धीरे। हम आप साधारण आदमी हैं,
हम सोच सकते थे कि यार नेताजी थे हैं कि नहीं। यहाँ जितने से उन्होंने मन में रहा हुई है कि भगवान जाने भगवान जी है नेताजी की नहीं है, शेरवा देखा नहीं, हर आदमी सोचता था। ऐसा ही पवित्र मोहन राय ने भी सोचा होगा, ऐसा ही कमलाकांत घोष ने भी सोचा होगा, ऐसा सबने सोचा होगा। उन्होंने फिर परखा, उन्होंने उनसे बात करी या जो भी बात करी जैसे भी किया, उनको धीरे धीरे विश्वास हो गया, उन लोगों को विश्वास हो गया। फिर वो छुपाई मान लिए, फिर बोलने ले। ऐसा क्यों हो रहा था, हमको कोई बता दे ऐसा क्यों हो रहा था, कोई कारण तो होगा। अरे अच्छा, फिर कोई आदमी, भाई बड़ा दो बहुत महीन पॉइंट आपसे पूछता हूं कि सब जने मिल करके सामान रखा भैया, खोज लो, हमको बता दो कि नहीं ये फलाने घोष थे, ये फलाने माथुर थे, या बंगला में जो भी होते हो, कोई बंगाली तो थे, तो सिद्ध हो गया लगभग। अब बता दो है इनके ये माता थे, ये पिता थे। वहां कागजों को देख के भाई आदमी इतने सालों से रह के इतना कागज है, हजारों कागज किताब लेखन फेखन सब है, कुछ बता दो कि आप ये थे तो हम मान जाए। नेताजी के परिवार तो कह रहे हैं कि जस्टिस विष्णु सहाय ने कह दिया कि वो नेताजी जस्टिस विष्णु सहाय शब्द नहीं यूज करना चाहता, बहुत ही बेकार तरीके से उन्होंने कोई भी काम किया। जब मैं उनको फैक्ट बता रहा था तो मुझसे कह रहे थे कि आप मुझको प्रभावित मत कीजिए। मैंने कहा आप जस्टिस हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं भी शुरू में गया, क्या मुझे विश्वास हो गया था, मैंने भी कंफर्म होने के लिए किया। ठीक है, मुझे नेताजी वहां नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, अभी मैं भी मानता हूं, लेकिन जो शख्स था उसके चारों ओर जो औरा बनता है, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जो उनके फॉलोअर थे, जो उनके अनुशीलन में थे, क्या वो बेवकूफ हैं? वो हमसे सब विद्यमान है और उनसे हमसे ज्यादा करीब है, हमसे आपसे। उनको क्यों शक हो रहा था, हमको ये कोई बता दे। वो क्यों बेवकूफ बने? 40 साल से उनको मान रहे थे। लीला राय क्यों मान लिए थे कि हाँ वही थे? भाई क्यों मान ली? पवित्र मोहन राय क्यों मानते थे? ये लोग क्यों मान रहे थे? हमको कोई आदमी समझा दे इस चीज को ना। समर बुआ क्यों मान रहे थे? क्या बेवकूफ है सब? इतने वो हो गए कि कोई बता नहीं सकता कि एक आदमी कौन है। हर आदमी वो कर रहा है। अरे आप बता दीजिए कि नहीं थे। कोई किसी के पीछे कितने दिन रहेगा? आसाराम ने गलती की, देखिए दुनिया उनका क्या हाल कर रही है। अगर ये ऐसे ही कोई बाबा थे तो आप बता दीजिए कि ये बाबा थे। एक साहब ने जन मोर्चा ने छापा कि वो मर्डरर था एक गुंडा का, वही आगे छिपा। अरे आगे बताओ, कहीं कोई चीज दिखाओ, उसका नाम दिखाओ, उसका कोई कागज एक ठो दिखाओ उसके अंदर। नहीं दिखा पाए, 4 दिन बाद चुप हो गए। बेवकूफी की बात करने से क्या फायदा भाई। अच्छा, और एक आप बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मैं सरकार को तो नहीं कहता, ये सरकार तो चलो अच्छी है, हो सकता है कि मोदी जी आगे जाकर इसको खोल दे। हम पुरानी सरकार की बात करते हैं, उससे सरकार की बात क्यों भैया नहीं पूछती? हम इतने बड़े आदमी की बदनामी कर रहे हैं, बस 35-37 साल से मैंने किया, अब वो कर रहे हैं, आप कर रहे हो, सब कर रहे हैं, सब जने को उठा के जेल में डाल दो। पूछो हम लोगों से, पूछो भैया क्यों लिख रहे हो सब, कहां, क्यों, क्या बात है? कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछ नहीं रहा है। हद हो गई। आप अभी किसी मंत्री कुछ गाली दे दीजिए, वो लिख दीजिए, तुरंत आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। कोई पूछ नहीं रहा है 35 साल से कि भाई क्या लिख रहे हो, कहां मिल गया तुमको, कौन सा लेटर मिला, क्या बात है, क्यों? कोई नहीं पूछा आज तक। मुझसे एक आदमी नहीं पूछा, ना CID आया, ना यू आया। आपसे बता रहा हूं, एक आदमी नहीं आया। पत्रकार ये सब आते हैं, सरकारी कोई नहीं आया। राजनारायण जी एक बार आ गए, उनका नाम निकला था शुरू में, तो मंत्री से उतर चुके, तो बोले अरे मेरा नाम कहाँ गया? राजनारायण जी का भी एक किस्सा है। राजनारायण जी ने खुद बताया हमको, यहाँ आए थे, कहने लगे कि मैं उस समय मंत्री था, तो बनारस से कुछ लोग मेरे पास आए, कुछ लड़के, बोले कि हमने कॉन्फिडेंस में लेके मुझको अलग कमरे में बोले कि नेताजी वहां है और आपको बुलवाया है मिलने के लिए। तो उनका नहीं भाई, मैं कैसे तुम्हारी बात मान लूं? उनसे जाओ कह दो लिख के दे दें तो मैं मिला और देखूंगा। तो फिर वो लौट गया। तो हमने कुछ पता लगाया, यार ये बात सही हो सकती कि नहीं। कई सूत्रों से पता चला कि कुछ दिन ये गंगा के किनारे वहां मिर्जापुर और बनारस से और आगे जाकर के रहे वहां। अच्छा, एक बात आपको और बहुत छोटी सी बताऊं, बहुत मैंने अध्ययन किया था, ये लिखा भी है कहीं। फुटकर साहित्य नेताजी के बारे में बहुत सब मिलता है। बड़े उनके लिए पागल लोग हुए हैं, मैंने देखा। अरे 1-2 मेरे पास ऐसे
मतलब अपने को विक्षिप्त कर लिए हैं नेताजी के लिए कि मैं क्या बताऊं आपसे, ऐसे ऐसे लोग आए हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग आए कि आप मतलब हम क्या बताएं, उनकी पूरी पूरी गाथा लिख दिए हैं, कुछ लिख दिए हैं ऐसे। तो ऐसे लोगों ने किताबें भी निकाली हैं उनकी। एक किताब में मैंने पढ़ा कि अकबरपुर में, हमारे ये तहसील यहाँ एक अकबरपुर है, अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया अम्बेडकर नगर, वहाँ पर एक आए और एसपी से कोई एसपी ने उनके साथ बदतमीजी की और ये उसने लिखा था। और भी मैंने देखा, आपने सुना होगा कि कानपुर में एक बार जय गुरुदेव ने कहा था कि हम नेताजी को प्रकट कर देंगे। इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं। अच्छा, इस तरह की बातों में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सच्चाई रहती थी, लेकिन फिर उसका फिर औरा बना के जो छापा जाता था उससे वो सब गड़बड़ हो जाता था और असलियत तो सबूत मिलता नहीं था। अच्छा, ये आप जान लीजिए, जय गुरुदेव जो इतने दिन तक चिल्ला रहे थे वो गलत नहीं था, लेकिन भगवान जी तैयार नहीं हुए। ललिता बोस जब यहाँ पे आई 85 में, उसके बाद जयंती रक्षित वो भी यहाँ पे आई थी। जो नेताजी फैमिली से यहाँ पे आए थे, उन लोगों की बात उनकी जो और फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ देखने गए थे। कोई सामान तो हर कोई भेज सकता है यहाँ से नेताजी का, तो इससे कैसे हो जाता है कि वही नेताजी थे। आज के दिनों में अगर 2-3 पॉइंट आपको आपके साथ डिस्कस करें। पहला पॉइंट को एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो राय थी जहाँ पे ये इन्वेंट्री से चीज़ें लाई गई थी वो म्यूजियम में रखा गया। और सेकंड, आज वो आरटीआई जो है जिसमें कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ सामने नहीं आ सकती क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का रवैया इस बारे में किस छोर में जा रहा है? देखिए भाई, हमने जो और थोड़ा बहुत हिस्ट्री में पढ़ा या देखा कि वो वार क्रिमिनल तो थे, ये भगवान जी भी मानते थे। उन्होंने बहुत सी बातें अपने जो शिष्य थे उनसे वो अक्सर मूड में आते थे, तो कुछ कुछ बातें कभी कभी वो बताते थे। तो वो वार क्रिमिनल तो थे, और वार क्रिमिनल के रूप में इटली का एक पत्र आपने भी पढ़ा होगा, कहीं है कि वहाँ की संसद में पेश हुआ था कि अगर नेताजी मिल जाएं तो उनके साथ क्या 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 किया जाए। 6-7 पॉइंट थे, मैंने छापा भी है, उसमें किसी आर्टिकल में था, मैंने उसको छापा है। उसमें यह था कि वो मिल जाए तो उनको पकड़ के फांसी चढ़ा दिया जाए, उनको केस चलाया जाए, उन पर ये किया जाए वो किया जाए। कई अल्टरनेटिव थे। लास्ट अल्टरनेटिव था कि जहां है, जिस स्थिति में है, उनको छोड़ दिया जाए। अच्छा, तो हमको लगता है कि वो वही पॉलिसी अपनाएंगे। ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां जो आपने पढ़ी है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चिट्ठियां जो बंगला में है, अभी वहां पे बहुत सारी चिट्ठियां तो अभी वो पड़ी हुई है। हाँ, सब पढ़ी हुई है। हम लोग तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। उस पूरी चिट्ठी को आप पढ़े, 12-13 पेज की चिट्ठी है, उसमें 2 लाइन बहुत जरूरी है, बीच में 10 लाइन जरूरी है। आप उसका अर्थ निकालो, खोजो, तब होगा। लेकिन तो वो सामने तो नहीं आ रहे, तो वो अब सब भाई आर्डर से कोर्ट के रखी हुई है और वो सब लॉकअप में बंद है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर अगर रिसर्च हो फुल? हाँ, यही तो मैं शुरू से कह रहा था कि पूरा खोल के एक पब्लिक के रिसर्च के लिए पब्लिक को दे देना चाहिए। जो भी रिसर्च करना चाहता है उसको रिसर्च देना चाहिए, उसमें से खोल के निकल के आएगा। हम कहते हैं 1 मिनट के लिए आज डीएनए पर विवाद है, मैं नहीं जाता, वो साइंटिफिक मामला है। अब तो डीएनए, कल मैं सुन रहा था इसमें डीएनए के बारे में, डीएनए का बड़ा वो क्लियर हो गया है। अगर इतना ज़्यादा अब एडवांस हो गया है तो अभी भी ठीक है, हम लोगों ने उसको छुआ, हम मानते हैं। अभी आज मैं अब इन्वेंटरी में पढ़ रहा था कि 4 डिब्बियां थी जिनमें दांत रखे हैं। वो डिब्बियां 4 माचिस की डिब्बियों में दांत रखे हैं। कल मैंने पढ़ा कि 2 दांत किए गए, 3 दांतों से कुछ नहीं निकाला, 1 से निकाला गया, 1 में नहीं निकाला, ऐसा कुछ है। तो भाई अभी उनका शिकार भी है, बहुत सी चीजें उनकी, या कपड़े उनके हैं पहने हुए। भाई अब इतना एडवांस हो गया है, या आगे भविष्य में हो जाएगा, तो उसको ले जा करके जो है वो डीएनए मिलाने चाहिए, अगर डीएनए मिलता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप और मान लीजिए, आज से 100 साल पहले मान लीजिए डीएनए वाली थ्योरी न होती तो कैसे पता करते, या कोई बता दे। अच्छा, बहुत जने बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला। अरे कहा वहाँ आधार कार्ड मिल जाएगा नेताजी का, कि राशन कार्ड मिल जाएगा कि लो भैया मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ। अच्छा, मैं ही बोल दूँ कि अब मैं मुझको सिद्ध कर दीजिए अशोक टंडन है, आप कर सकते हैं।
ये मेरा है, मैं अशोक टंडन हूँ, मैं बैठा हूँ, आप यहाँ से, तो आप यही सब तो खोजेंगे, मेरी राइटिंग खोजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेन तो राइटिंग है, और राइटिंग को ठीक है ला में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, मैं वकील हूँ जानता हूँ, एक एविडेंस के रूप में लिया जाता है, लेकिन इस समय तो महत्वपूर्ण राइटिंग है। राइटिंग एक नहीं दसियों है, आप मिला लीजिए, सबने मिलवाई है। मैंने सबसे पहले आँख से मिलाई थी, एस मिला लीजिए उनका, बी मिला लीजिए, एंड डी मिला लीजिए। नंगे आंखों से हम लोगों ने देख के उस समय बता दिया था कि ये मिल रही है भगवान जी से 40 उस समय। बाद में तो लाल साहब ने मिलाया, फिर और लोगों ने मिलाया। राइटिंग मिल रही है, वो मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आपको भाई। और असलियत ये देखिए, हम आप बहुत मोटी सी बात बता दें कि आज अगर 1 मिनट को अगर राष्ट्र या देश या प्रधानमंत्री घोषित कर देगा, हाँ भाई वो सब सही था, वो थे, तो खत्म हो जाए, तब कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, तो कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। लेकिन मैं अब जो समझ रहा हूं स्थिति, मैं नहीं जानता कि देश की क्या स्थिति है, कि देश को क्या डर है, क्या भय है, क्या बंधन है, या भाई हो सकता है सब पॉलिटिकल मामला बहुत बड़ा मामला है, हो सकता है तो ये अभी मामला खिंच जाए 50-100 साल, जो भी हो स्थिति। हमारे रूस से देखिए, बहुत अच्छी बात है आपके, वो कौन है वो एक जिन्होंने नेताजी बड़ा काम किया, लेडी पूर्वी राय, उन्होंने रशिया विषय पर काम किया है कि रशिया में जाकर के वो रहे और मिले और ये किया। भगवान जी कहा करते थे, भगवान जी ने 2-3 बातें कही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है किसी ने लिखा हो। उन्होंने बताया था कि ये लोग वहां की जेल से भागे, 5 लोग वहां से चले थे और हिमालय की पर्वत से होते हुए आए, 3 गल गए, उसमें 2 बचे थे। अच्छा, आपके पास आपने एक मैप मिला था वहां से? हाँ, एक मैप मिला। देखिए अब आप एक चीज बताइए मुझको, हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यही सब है। मैप किस पर था आपको बताऊं कि जो कोई किसी के यहाँ बंडल वंडल बांध के, अब तो जरा मॉडर्न हो गया है, गत्ते टाइप में कागज, मोटा कागज में गत्ता उता बांध के बंडल आया होता है, उसको जब आप खोलते हैं तो फटा इतना बड़ा रहता है, चिपका इतना, उसके ऊपर उन्होंने बनाना शुरू किया। कितने कई देशों का नक्शा, 3 महीने मैंने उस पर रिसर्च की। मैं भूगोल का विद्यार्थी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस पर पूरा नक्शा लेके के और फिर उसको जोड़ा कि ये क्यों ऐसा किया। तो अक्सर आदमी की एक आदत होती है कि यार हम वहाँ रहे हैं, बचपन मेरे बाप दादा रहे, लोग अमेरिका चले जाते हैं खोजने, तो हमें लगता है भगवान जी वहीं गए जहाँ कभी कभी गए थे। और इतना बढ़िया, और एक उसी का नक्शा लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाया हुआ है। मैंने ये आदमी उसको उस चीज को भी जानता था, सेना की जो इतनी गहन पनडुब्बी की चीज है, लैंगिट्यूड लैटीट्यूड बना रहा है वो आदमी। और जहां ये साइगॉन ये क्या जो जगह थी, उस जगह पर पॉइंट छोड़ के उस जगह का नाम नहीं लिखता और सब जगह का लिखता है। और ये यहीं से शुरू करता है, क्या कहते हैं आपके ये सीतापुर के पास जो जंगल है, यहीं से वो एरो शुरू होती है, फिर वो चली जाती है इधर से होती हुई पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, रशिया, चीन होते हुए और साउथ वियतनाम होते हुए, उत्तर वियतनाम, साउथ वियतनाम होते हुए पूरा आता। तो क्यों बना रहा था यार ये बाबा, क्यों बना रहा, कोई भी क्यों बना रहा है, वो बाबा क्यों बना रहा था भाई? अगर बाबा ही था, उनका शिष्य था, तो ये क्यों बना रहा था? कुछ तो उसका अर्थ निकालिए। हमने जोड़ा उसको भाई, हमने उसमें लिखा पूरा, पढ़िए उसको कि कहाँ कहाँ गया। उसको पढ़ने में रूखापन लगेगा, लेकिन जो उसको पढ़ना है इंटरेस्ट पढ़े, देखे कि वो जगह क्यों क्यों इंटरेस्ट है। एक उसमें अफगानिस्तान में एक जगह गए हैं, काबुल के पास, मैंने जोड़ा। ऐसा तो नहीं था कि ये कौन गांधी थे, सीमान गांधी से उनकी मुलाकात वहाँ हुई थी, इसलिए उधर से होकर वो गए। तो ऐसी ऐसी कई जगह मैंने उसको जोड़ा कि क्यों गए, क्या गए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो तथाकथित साहित्य है नेताजी के, उसमें कहा चाइना में भी रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे। चाइना में भी देखिए ये जाते हैं, चाइना से होकर के आते हैं, एरो बनाते हैं। और एरो क्यों बनाते जा रहे हैं, वो आदमी क्यों बना रहा है? अरे भाई उस बाबा पर अध्ययन करिएगा तब तो पता चलेगा। ये इतना छोटा मैटर नहीं है कि इसको फोरगो कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है, वो मानते हैं कि भगवान जी फिर वापस आएंगे। देखिए अब आपने दूसरी तरफ मोड़ दिया इसकी धारा है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है जो आपने मोड़ा है। तो आध्यात्मिकता उनकी चरम सीमा की थी, ये आप जान लीजिए। मैं 1-2 बातें आपको बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा, हमको खुद नहीं बिलीव होता।
उन्होंने वो कभी कभी मूड में आते थे तो इन्हीं शिष्यों से जो बिल्कुल आप क्या कहते समझते हैं कि ले मैन, आप समझ लीजिए, पढ़े लिखे थे एमए में लेकिन वो ले मैन शुक्ला जी हैं जैसे हमारे, आप मिलिए उनसे तो ट्रैक्टर बेचते हैं और ले मैन जैसे, और भगवान जी करते थे और खुला बोलते थे उनसे। तो उन्हीं से कभी कभी बताए थे, तो कहते हैं कभी कई लोग बोले हैं, मुझे तो नाम नहीं याद है, बोले जानते हो ये शरीर, अपने को ये शरीर ही कहते थे वो, ये शरीर ने वो कौन सा वन है, आनंद वन नहीं, जहाँ पर उन्होंने बताया जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि अभी भी तपस्या कर रहे हैं, कौन सा वन है एक जगह, तो बोले वहाँ इस शरीर के बगल में जानते हो कौन कौन बैठा था, क्राइस्ट, बुद्ध और ये ज्ञानगंज में इस शरीर ने तपस्या की है और वहां पर ये लोग बैठे थे। अब ना आप विश्वास करोगे भाई, जल्दी में कोई नहीं, ज्ञानगंज के बारे में आप पढ़िए, बहुत लोग इस पर विश्वास करते हैं, बहुत करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन मेरा प्रश्न इसलिए था सर, हाँ। क्योंकि 1985 में जब आपने ये रिसर्च शुरू किया, अपने वो आपका काम ही था, लेकिन वहाँ में बहुत सारे विटनेसेस जो थे जो आपको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी, क्योंकि गुप्तार घाट में जाके ये खत्म होता है और वहीं से आपने शुरू किया था, तो वहाँ से आपको क्या क्या मिला था? तो इस कंक्लूजन के बीच में आ जाता है वो सारे एविडेंसेस जो गुप्तार घाट में वो 13 लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों से आपने मिले हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, तो वहां से क्या उठ के आया था आपके रिसर्च में? नहीं देखिए, उस पर हमने उस समय तो काम नहीं किया था, उस समय कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारा तो यह था कि वो अंदर जो कुछ है वही है। हम वकील आदमी थे तो हमें लगा भाई कागज में अंदर जो कुछ होगा वो, तो अंदर के कागज पर ही हमने सारा जोर दिया। एक माने में आप कह सकते हैं मेरी जो रिसर्च थी सब अंदर के ही काम में थी। ये तो मैं ये समझता, अब इसमें भी आध्यात्मिकता होती है कि मुझ जैसे छोटे से पत्रकार को भेज करके और जब उकरा करके और जो है मेरे मुफलसी के दिन भी आप कह सकते हैं उसी तरह के थे, लेकिन मैं जुटा रहा, गंगा में मैंने रिसर्च की और लिखता रहा मैं। नहीं अशोक जी, ये चीज जो आप कह रहे हैं कि 85 में आपने ये शुरू की, अगर ये बात आपको पहले पता चलता तो आप पहले शुरू करते? हाँ, नहीं हो सकता है कि मैं ना लिखता, मैं भी उनके दर्शन पाके और इस शपथ से बन जाता कि जो है कुछ नहीं बोलना है, नहीं करना है। आज भी डॉक्टर बी राय बोलने को कुछ तैयार नहीं होते, ऑन रिकॉर्ड, पेपर, इंटरव्यू, कुछ नहीं। मेरी उनकी अक्सर फोन पे बात होती रहती है, वो नहीं बोलते। मिश्रा जी ने नहीं कहा, किसी से दुनिया में नहीं कहा। भाई बहुत लोग ऐसे हैं और भी लोग ऐसे हैं कि नहीं इस चीज को खोलना चाहते, नहीं अभी भी कहते हैं कि हमने भगवान जी को कसम दी हुई है, हम नहीं खोलेंगे। हम भी हो सकता है ना बोलते आपको, और अगर मैं ना खोलता, मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझको वहां ना भेजा गया होता, भगवान जी ने ना भेजा होता तो हो सकता है ये मामला दब जाता, निकल जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान जी को खुलवाना था, उसको बताना था दुनिया को, अपने और लोगों को, अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को, तभी मुझको वहां भेज दिया। मैं छोटा सा अदनास पत्रकार, कुछ ही दिन पहले फिर मैंने नए लोग, पहले मैंने ही शुरू किया था, बीच में छोड़ दिया था मैंने, 2-2.5 साल मैं नहीं चल नहीं पाया, फिर मुझको वहां बुला लिया गया कि नहीं चल रहा, आप आ जाइए। तो ये सब क्या है, ये आध्यात्मिकता भी आप इसको मान सकते हैं। नहीं, आपने बहुत सारे लोगों से बात की थी जो लोग वहां पे गुप्तार घाट में थे। बाद में तो मेरे मन में भी जिज्ञासा थी, क्योंकि देखिए जब ये जस्टिस मुखर्जी कमीशन आए, पांजा साहब का जिस समय यहाँ पर वो कोर्ट लगी और लगती थी, तो पांजा साहब भी विश्वास नहीं कर रहे थे, मतलब उनको भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तो जब कोर्ट में हम लोग गए और बयान दिया, मैंने अपनी ये सब दाखिल किया, मैंने सोचा कि अभी मेरी गवाही लेंगे, मुझसे पूछेंगे, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा गंगा आपने लिखी, आपने देखा नहीं, आप मिले नहीं, तो ठीक है आपने गंगा लिखी, लिख दीजिए, 4-2 लाइन लिखा बयान, मुझे छुट्टी छोड़ दी। हमने कहा ये क्या हुआ यार, हम और डॉक्टर राय और शुक्ला भाई बोले ये तो यार सुनी नहीं रहे बात, क्या ये गड़बड़ हो गया। तो शाम को हम लोग तीनों आदमी फिर गए डाक बंगले में उनसे मिले, पैर वैर छुआ उनके, बैठ गए और शराब लिए सभी दवा। फिर कुछ बातें मैंने उनको बोलनी शुरू की, बतानी शुरू की। तो पहले तो उनके पेशकार को बताइए, सही बात आप बताएं। पेशकार और उनके 2 थे, एक सिंह साहब थे, वो बेचारे कम जानते थे, पेशकार बंगाली थे, वो कुछ समझे हुए, तो वो बोले अच्छा साहब से बोलो, साहब से बोलो। तो वो भी आए, साहब से भी बोला। पहले दिन तो गुनते रहे, सुनते रहे, फिर दूसरे दिन हम लोग शाम को पहुंच गए, जब वो कोर्ट छोड़ के
लाल में बैठते थे। फिर बताया तो कुछ इंटरेस्ट लेने लगे, कुछ बोलने लगे। फिर 3-4 दिन जब हम लोगों ने सब बातें उनको बताई, तब बोले ओ ये तो बिना ताला खोले नहीं होगा, हमको जाके मुखर्जी साहब से बोलना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सर, आप खुलवाइए मुखर्जी साहब। मुखर्जी साहब उन्होंने बात किया फ़ोन से, जो भी हो, उन्होंने कहा वो तो ऑर्डर लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से, तब खुलेगा। फिर उन्होंने ऑर्डर लिया। फिर पांजा साहब मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। अब आपको एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताऊं, मुखर्जी साहब जब आए तो वो अंदर सर्किट हाउस में रुके, गए, बैठे वहाँ, और वहाँ से 2 दिन जो भी उन्होंने इजलास लगाई, सब जमा हुआ। तो उसमें एक वो वाला पत्र है, मृत भूतेर वाला पत्र, बंगला में, जो हिंदी लिपि में है, बंगला में लिखा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो पत्र बड़ा इच्छुक थे, उसका नंबर बोले जा रहे थे। वो कह रहे थे ये नंबर कहाँ है, ये नंबर कहाँ है। तो हम निकाल रहे थे, अनुधर भी उस समय आ गया था, अनुज से भी निकलवा रहे थे। तो और लोग थे, कई लोग थे, निकलवा रहे, तो मिल नहीं रहा। तो हमसे बुलवाया गया, स्पेशली पूछा गया कि भैया वो बताओ, मुखर्जी साहब उसी को पूछ रहे हैं वो लेटर कहाँ है। तो हमने कहा अरे भाई अब किसी बंच में रखा होगा, इतना सामान है बंच में, कहाँ है कि कैसे खो जाए किसी बंच। मान ली 10-20 लेटर्स का बंच है, तो उसमें हम कहाँ खोजेंगे यार इतने बड़े। तो हमने अच्छा ठीक है, उसकी फोटो काफी तो है ही मेरे पास। तो मैं सर्किट हाउस पहुंचा, मैंने वही जो बताया बंगाली एक वकील थे, तो उनसे मैंने कहा कि जरा सर से कहिए कि मिलना चाहते हैं, 1-2 मिनट के लिए मिल रहे हमसे। तो वो बाहर निकले, वो राम भवन जाना था उनको, तो वो बाहर निकले, और बाहर निकल के एक लॉन है उसके आगे उसी में, तो लॉन में मैं उनको किनारे की तरफ ले गया, मतलब जैसे पब्लिक से हट करके किनारे ले गया। मैंने कहा सर आप जो ढूंढ रहे थे अंदर, वो आपको मिल ही जाएगा, उसमें उसकी फोटो कॉपी है, ये लीजिए देखिए आप। अच्छा। तो देखा होगा। फिर बोले अच्छा ठीक है, ये अगर तो बात हो रही, तो बोले राम भवन यहीं बगल में है ना। तो शक्ति सिंह बोले हाँ सर, कार में बैठिए, सामने है। तो बोले कार में क्या, पैदल चलते हैं। तो मैंने उस समय का फायदा उठाया, वहां से लेकर वो राम भवन पैदल आए, सर्किट हाउस के पूरे दरवाजे लंबा सा है, ये फलांग, वो अंदर, फिर वहां गए अंदर, और वहां से लौट के मैंने इस 20 आधी घंटे का बड़ा फायदा उठाया कि मैंने सब कुछ बातें अपनी उनसे कह दी, जो भी जो नहीं कह सकता था, जो बयान नहीं होता, मैंने खूब सब बताया। मैंने सर ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा, मैंने कहा जितना बोलना हो अशोक बोल दो, इस समय बयान दे दो, जो भी है जज के सामने, इनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ी बात बताता हूँ कि जब लौटने लगे ये वहां से, तो वहां का वो चेंज कर दिया है शक्ति सिंह ने। अब वो चीज नहीं है जो पुराना था। हमसे पूछते हैं वो कि वो अंदर वाला कमरा कहाँ है जहाँ ट्रंक व्रंक रखे थे, वो था। तो हमने सर वो तो सब चेंज हो गया है। बोले अरे नहीं देख तो नहीं हम। तो मैंने उनकी वाइफ से कहा तुरंत ही, मतलब वहीं सभी लोग खड़े थे, मतलब मैंने कहा कि मैडम वो जरा सा सब देखना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ आ जाए किचन की तरफ। तो नया बना था, तो उन्होंने सर यही था, ऐसे ऐसे था, ये था वो था, मतलब ये कीननेस देखिए। फिर वहां से जब वो निकले तो चलने लगे, तो वो मीठा ले आई, किसी बर्फी टाइप के मीठे प्लेट में रख दी, चाय रखी। तो शुक्ला जी ने उठा कहा कि सर ये लीजिए। बोले नहीं मुझको शुगर है, मैं नहीं लेता। हैं शुक्ला जी उस टाइप के आदमी, अरे सर लीजिए भगवान जी का प्रसाद है। खट से उन्होंने उसमें से एक छोटा सा पीस उठा लिया, मुंह में रख लिया। फिर वो निकलने के बाद थोड़ी दूर निकला, बोले 1 सेकेंड, और कह के फिर वापस गए। तो उन दोनों मियाँ बीवी से उन्होंने थैंक यू कहा। देखा कि ये जो बातें हैं ये उसी का रिजल्ट आपने वहां देखा कि उन्होंने कह दिया कि 100%। और साहब पांजा साहब तो बिल्कुल 100% नतमस्तक हो गए। लेकिन वो तो कुछ इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सके भाई। यही बात देखिए, एक बात बताएं, सहाय को हम लोग भी कह देते हैं, आप भी कह देते हैं। सहाय ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, हम उसको अगर आप डिटेल बात करें सहाय की भी मजबूरी की, सहाय ने एक बात कही हम लोगों से। उन्होंने कहा मैं जज रहा हूँ, शायद चीफ जस्टिस भी कहीं करा है, सहाय को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मैंने संभवतः उनकी कोर्ट में भी काम किया है, हाई कोर्ट में। तो सहाय ने कहा देखिए मेरे खिलाफ किसी भी मर्डर केस मैंने बहुत किए, मैं जानता हूं कि इस आदमी ने मर्डर किया है,
मैं जान रहा हूं जज होकर के, समझ रहा हूं, और उसके खिलाफ कोई सबूत पुख्ता नहीं मिला, मैंने उसको छोड़ दिया। एक आदमी के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि ये निर्दोष है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कानून बता रहा है, मैंने सजा दे दी, ये कहा था उन्होंने। यहां तो घूम गए वो। अच्छा, एक बात है, हर आदमी सहाय की रिपोर्ट को बुरा कह रहा है, जरा सा सहाय की रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए, जो अंश हैं इनडायरेक्ट वाले पढ़िए, कि मैं वर्डिंग नहीं याद है, कि बड़े ही प्रतिभाशाली था, बड़ा विद्वान और बड़ा, ये कुछ वर्ड है उनकी, जरा उनका अर्थ लगाइए, क्या कहना चाह रहा है वो आदमी, का दिल बोल रहा है, नहीं बोल नहीं पा रहा है। अरे भैया, जब इतना बड़ा महान हो, वैसा वैसा व्यक्ति तो कुछ रहा होगा, खोजे होते तुम, काहे नहीं खोजे हो? हाँ, कोई तब आपने नहीं खोजा उसको, आप देखिए उसमें 10 लाइन है उनके बारे में अच्छी। नहीं, देखिए, मैं दो चीज यहाँ पे, आप सहाय की बात कर रहे हैं कि दो चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साहब विष्णु सहाय कमीशन का जो खोज था वो गुमनामी बाबा, उन्होंने वो बताया नहीं, उन्होंने गलत, वही तो था। अरे हम वही तो हम भी पूछेंगे, भाई गुमनामी बाबा नहीं थे, कौन थे? आप बता दो कि वो फलाने घोष थे, उनके बाप ये थे, उनकी राइटिंग देखिए मिल रही है, इनकी राइटिंग मिल रही है, उनके कपड़ा मिल रहा है, उनके ये रिश्तेदार है, वो कल, अरे ठीक है, फिर हो जाता है कि नहीं थे नेताजी। अरे भैया, 37 साल हो गया, कोई पब्लिक का 150 करोड़ 125 अरब आदमी में कोई आदमी खड़ा होके बोलो कि ये सबूत है, उनके घर वाले बोल दे रहे नहीं है, नहीं बोलने से कैसे होगा? हम इतने सबूत दे रहे हैं, उसको आप काटो, आप ला के दो किसी को, वो नहीं थे तो कौन था, आप बोलो ना कि कोई था, कुछ तो पता लगाओ, पुलिस पता लगाओ। अरे एक तो डंडा मार के पुलिस तुरंत पता लगा लेती है, इसने मारा, इसका घर यहाँ है वहाँ है, सब मर्डर पता नहीं, पता ही नहीं लगा रही। 2 पॉइंट है कि पता सब लगा रही है। सर 2 पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर बेस करके विष्णु सहाय कमीशन ने ये रिजेक्ट कर दी कि भगवान जी गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। 2 पॉइंट में एक पॉइंट था वो डीएनए रिपोर्ट जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन में नेगेटिव आया था, उसका आज जो रिजल्ट आ रहा है आप देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि डीएनए रिपोर्ट दे नहीं सकते क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। और एक थी एक बात बताऊं, हाँ सर, अभी आप डीएनए रिपोर्ट में बात कह रहे हैं ना, ये जस्टिस मुखर्जी कमीशन में क्या नाम था उनका, होम सेक्रेटरी का एफिडेविट आपने पढ़ा है? नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि ये नेशनल इशू मामला है, हम इसको नहीं करेंगे उन दिनों में। जी हाँ, मेरे पास है, उसकी फोटोकॉपी है, उसमें लिखा हुआ है कि ये वो मामला है और देश के वही जो बातें लिखी हैं उस तरह का उसमें एफिडेविट दिया। ये लोग बोले आप बोल रहे हैं, अरे नहीं बोल रहे, तभी से बोल रहे हैं। तो कमल वो उन्होंने खुद होम सेक्रेटरी ने ये एफिडेविट दिया। तो निगेटिव कैसे दे सकते हैं? भाई निगेटिव बने, वो तो इन लोगों की जो भी है उसको वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसी समय से चल रहा है मामला। आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बताऊं आपको। मेरा अखबार जब छपा जिस दिन पहला अंक, यहां पर सूचना निदेशक थे ठाकुर प्रसाद सिंह। मैं साहित्यिक रूप से वो मेरे गुरु थे, मैं उनको मानता था। जब वो डिप्टी एडिटर थे तभी से मुझे मानते थे, मैं उनको गुरु की तरह मानता हूं। तो वो सूचना निदेशक थे और गोरखपुर वाले क्या नाम है मुख्यमंत्री थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, सिंह कोई ठाकुर थे गोरखपुर वाले उस समय। राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर सुल्तानपुर आए थे। किसी ने राजीव गांधी को ऐसे अखबार देकर के कहा कि सर ये बताइए ये नेताजी वो क्या नेताजी के बारे में निकला है, राजीव गांधी को दिया। राजीव गांधी ने वो दे दिया उनको, मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने कहा ठाकुर साहब इसे देखिए क्या मामला है। लेते देते में कागज अखबार एकदम फट गया, इतना करते कराते वही भीड़ भाड़ में दिया उसने, वो किया करते करते फट गया था वो। हमारे गुरु जी ने हमसे पूछा कैसे हो क्या है, मैं कहा चाचा, हम चाचा जी कहते थे, हमने चाचा जी जो है जो सही सही छपा है, जो हमें दिखाया हमने छाप दिया। हंस दिए वो, कुछ नहीं बोले। पूरी इंक्वायरी यहाँ से वहां तक हुई, हो रही थी, सब हो रही थी। अच्छा, आपने बोला कि पवित्र मोहन रॉय के साथ कुछ आपका पवित्र मोहन रॉय का एक लेटर आया था कि हाँ कि उनकी हैंड राइटिंग के कुछ अगर वो मिल सके तो आप हमें भेज दीजिए। और उस समय मैं बिजी था, उस समय इतना वो था तो नहीं। ये हैंड राइटिंग यानी उसके उनके घर से
हाँ, वहां से कुछ सिंपल मिल सके तो। अच्छा। हम लोग बाद में हम लोग जब भाई अच्छी राइटिंग हो गई थी, बड़े पर्ची पुर्ची रद्दी, मतलब आप समझ लो कि अब वो बोरे में भर करके फेंकी तो जा रही थी, बटोरी गई थी, उसमें से कुछ हम लोग छांट छूट के अपने पास ले आए। अभी भी मेरे पास पड़ा है, छांट वाट के उसमें कहीं भगवान जी ने हाथ से लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, यही सब प्रेम प्यार वाला आपने देखा, ऐसे बहुत सी रद्दियाँ। ऐसे भी सुना जाता है कि उसमें उनके घर में जो चीजें थी, बहुत सारी चीजें ऐसे लोग वहां से लेके चले गए ऐसे। हाँ, ये मैंने सुना था। सर, ये क्या मिला था आपको? ये प्लेन चिट कहलाती है, जिससे तंत्र विद्या में काम आती है, आत्मा बुलाने वगैरह के काम में आती है। ये भगवान जी के थे? हाँ, ये हमको हमारे एक वकील थे, मित्र साथी थे, राम प्रकाश सिंह, उन्होंने किसी से प्राप्त किया था दोनों सब चीजें कहीं से। तो हाँ, ये किसी को बनाने को ले दिया था किसी को, तो उससे मिला था, फिर उनसे दोनों चीजें एक साथ मिली? हाँ, मैंने उनसे ले लिए दोनों। ओ, ये छड़ी जैसी थी? छड़ी जैसी थी। ये क्या बनाने दे रही है? कुछ टूट गई थी तो बेकार में पड़ी होगी उनके पास कहीं से। अच्छा, उन्होंने किसी से का बनाया हुआ है? हाँ, बेट का था। हाँ। আজকের এই ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে ফার্স্ট অফ ऑल थैंक यू टंडन सर कि आपने इतना समय हमें दिया, आपके पास आए, बहुत दिनों से बात हो रही थी आपके साथ टेलीफोन में। অশোক টন্ডন জি, ওনার কাছে অনেক কিছু যেমন রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু চিঠি, যে চিঠিগুলো আপনাদের একটা অন্য দিশা দিতে পারে। সেই চিঠিগুলো আমি আপনাদের নেক্সট এপিসোডে দেখাবো, যে ভগবানজি রিলেটেড চিঠি, যারা ভগবানজির কাছে আসতেন, বহু চিঠি, পবিত্রমোহন রায়, আশুতোষ কালী, তাদের লেখা চিঠি, যেটা সেই সময় উদ্ধার হয়েছিল ভগবানজির রামভবন থেকে তার মৃত্যুর পর, সেই চিঠিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো নেক্সট এপিসোডে। আজকে যখন কথা বললাম অশোক টন্ডনজির সঙ্গে, তখন একটা ব্যাপার তো উনি পরিষ্কার করে বললেন, আপনারা শুনলেন, যে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস রয়েছে। আমার মনে হয় যে मुझे लगता है कि ऐसी इंटरव्यूज इतने कम समय में खत्म नहीं होता है, लेकिन हर रोज तो फैसलाबाद नहीं आ सकते, लेकिन कोशिश करेंगे ओवर टेलीफोन या ओवर कुछ, अभी तो बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं, आपकी और भी कुछ इंटरव्यू लोगों को दिखा सकें, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपसे भी। आप इतने सारे रिसर्च किए हैं आपने, आप इतने सारे फाइल्स आपके पास, आपकी किताबें हैं, और बहुत सारी किताबें अगर लोग पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे आपकी किताब? अब वो तो हिंदी में ही है। वो हिंदी में कोई पढ़े तो नाम बता दीजिए। तो एक तो गुमनामी सुभाष है, वो बंगला में भी आ गई है और इंग्लिश में भी आ गई है, गुमनामी सुभाष। अच्छा। और गंगा में जो 19 सीरीज अंक छपे हैं, वो रिसर्च वर्क है, उसको पढ़ना चाहिए हर आदमी को। वैसे वो हिंदी में है, लेकिन मैंने सुना है कि एक सज्जन है, नेगी, क्या नाम उनका, साकत नेगी, हाँ, वो ग्रुप है एक, वो लोग उसको बंगला में करा दिए हैं और इंग्लिश में भी करा रहे हैं। तो अगर बंगला और इंग्लिश में हो जाता है तो आप उसको लोगों को पढ़ना चाहिए, और वो मेरे फोन नंबर पर या करके मुझसे व्हाट्सएप पे मंगा भी सकते हैं। व्हाट्सएप पर वो और इंटरनेट पर मौजूद है, उसको हिंदी में दोनों किताब और वो दोनों उपलब्ध है। उसको पढ़ें और रिसर्च करें, देखें कि वो कौन था, मुझे भी बताएं वो कौन थे, उनके क्या समझ में आता है, पब्लिक के क्या समझ में आता है। अगर कोई दूसरा नाम है तो मैं ये कहता हूं कि करोड़ों लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं या रिसर्चर्स हैं या जो भी हैं, एंटी है, मैं कहता हूं कुछ लोग एंटी भी होंगे, या उनके परिवार वाले हैं, क्योंकि मेरी सारी जो जानकारी रिसर्च या वहां से मिलने के टूवर्ड्स उन्हीं की तरफ जा रही है। अगर कोई दूसरी तरफ जरा सा भी इशारा हो, किसी दूसरे व्यक्ति का, परिवार का, लेखक, राइटिंग, कोई चीज मिल रही हो, तो उसको ये सामने जनता के लाना चाहिए कि नहीं, वो ये नहीं थे। तो जब तक कोई आदमी ये कह करके और सिद्ध नहीं करता है कि वो नेताजी नहीं, फलाने ढिमाके व्यक्ति थे, तब तक मेरा कहना है, या और लोगों ने भी आज जो रिसर्च अब तक कर डाली है, या जो मैंने उस समय देखा कमरे में, और मैंने तो 100वां अंश देखा है, ये 100वां अंश है जिसको कि मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर सका हूं। जिस समय कोई नहीं मानता था कि वो नेताजी, यहाँ के लोकल पत्रकार भी मेरे पीछे पड़े थे कि नहीं, कोई नहीं मानता था, सरकार भी नहीं ध्यान दे रही थी, तो मैंने ये सब सबूत किसी तरह एकत्र करके जनता के सामने रखे। अगर उस पूरे जो इन्वेंट्री में है और जो
लॉकअप में रखा है या म्यूजियम में रखा गया है, उन पर सरकार स्वयं या रिसर्च करने वालों को छूट दे और उसको किया जाए कि वो नष्ट ना हो जाए, तब तक उस पर रिसर्च करके भी सारा अर्थ निकाला जा सकता है। केवल डीएनए रिपोर्ट या उसके आधार पर नहीं, उस पर ही रिसर्च करके बहुत कुछ निकाला जा सकता है। अगर वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, देखिए कोई भी इतिहास जो है वो कोई सरकार नहीं लिखती है, जो समय का समाज होता है, लेखक होते हैं। आज के लेखक वही पत्रकार हैं जो लिखेंगे, आगे जाकर रिसर्च हो जाए। मैं समझता हूं कि देश के लगभग 50 to 60-70% लोग इस विश्वास करने लगे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही इस तरह इस अज्ञातवास में रह रहे थे और वही गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन अशोक जी, आपने इतना टाइम दिया हमें। और जाते जाते ये छड़ी और ये जो पता नहीं है, शायद वो जो कह रहे थे कि प्लानचेट का कोई बोर्ड होगा, यही सब कुछ था उनके पास। ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो अभी तो हमारे पास नहीं, उनके पास नहीं, लेकिन जहाँ पे रखा है वो राम कथा संग्रहालय है, जहाँ में बहुत सारे इतिहास के ऐसे बहुत पन्ने हैं। अगर उसको सीरियसली खोला जाए तो बहुत सारे ऐसी चीज मिल सकता है। वो पजल जो अभी तक पूरा नहीं हो सका उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये तो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। हम आप बोलने से अभी तो कुछ नहीं प्रूव होगा, लेकिन जैसे अशोक जी कह रहे हैं, यही कहना, यही लिखना, यही रिसर्च एक दिन ये प्रूव करेगा, लोगों को ये विश्वास दिलाएगा, हाँ वही साधु थे जो नाम तो गुमनाम थे, कोई भगवान जी बोलते थे, कोई महाराज बोलते थे, जो भी नाम थे, लेकिन असलियत में वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन आई एम बोस देखने के लिए। और अगले एपिसोड में, आगामी एपिसोड আপনাদের জন্য থাকবে वही चिट्ठियां जो अशोक टंडन जी के पास है, जिसमें से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। অনেক কিছু সামনে আসবে যেগুলো জানার পর আপনি হয়তো তাজ্জব বনে যাবেন যে সিরিয়াসলি भगवान जी गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं, उस चिट्ठियों से पता चलता है। तो ध्यान से देखिए इस एपिसोड्स को नेक्स्ट टाइम, और आई एम बोस को फॉलो कीजिए, क्योंकि सच बताने वाले कोई कहानी सुनाने वाले नहीं है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।